हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन द ट्रेनिंग रूम। आई एम विनायक बेद्रे और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसएपी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एसएपी के वर्जन्स क्या है, एसएपी सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और एसएपी कंसल्टेंट की भूमिका क्या होती है। आप अगर एक नए यूज़र हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, यह वीडियो आप सभी के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं एसएपी मीन्स व्हाट। एसएपी का मतलब होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। ईआरपी सॉफ्टवेयर का मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर एक ऐसा बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशंस के मूल बिजनेस प्रोसेसेस को सेंट्रलाइज और एकत्रित तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। यह चीज़ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी लेते हैं, इसका नाम है बोल्ट। बोल्ट कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट है। उनमें से एक परचेज डिपार्टमेंट, एक है स्टोर डिपार्टमेंट, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। वैसे तो कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम ये 4 डिपार्टमेंट लेते हैं। तो ईआरपी सॉफ्टवेयर ये सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करके एक सिस्टम में ऐड कर देता है। इसकी मदद से सभी डिपार्टमेंट्स एक ही सिस्टम पे काम कर सकते हैं। अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उनको उनका डेटा मर्ज करने के लिए काफ़ी दिक्कत आ सकती है एंड वो बहुत लेंदी प्रोसेस भी हो सकती है। मगर एसएपी सिस्टम में हम ये सारे डिपार्टमेंट का काम एक ही सिस्टम पे कर सकते हैं एंड उसकी मदद से सब डेटा एक ही सिस्टम में मर्ज रहेगा। तो इससे डेटा एक्सेस करने में सबको आसानी भी होगी एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये कुछ एग्जांपल्स है ईआरपी सॉफ्टवेयर के। आप वीडियो पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। एसएपी की स्थापना ईयर 1972 में 5 पूर्व आईबीएम कर्मचारियों द्वारा की गई थी इन जर्मनी। स्क्रीन पे आप लोग नाम देख सकते हैं, वो 5 एम्प्लॉयज कौन थे जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इन 1972 एसएपी R1 ये सॉफ्टवेयर का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था। उसके बाद एसएपी R2 ये वर्जन रिलीज हुआ इन 1980s। उसके बाद एसएपी R3 वर्जन रिलीज हुआ इन 1990s। अर्ली 2000s में एसएपी ECC वर्जन रिलीज हुआ। ECC का मतलब होता है एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट। उसके बाद 2015 में एसएपी S/4HANA ये लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ। एसएपी ECC एक पूर्व वर्जन है जो एसएपी S/4HANA से पहले आता है। यह एक ऑन प्रीमाइज सॉफ्टवेयर है जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस पर आधारित है। इसका उपयोग कई सालों से बिजनेसेस में किया जाता है। वही एसएपी S/4HANA एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो एसएपी HANA प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह एक क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जो रियल टाइम एनालिटिक्स, सिंप्लीफाइड डेटा मॉडल्स और मॉडर्न यूजर इंटरफेस ऑफर करता है। यह सॉफ्टवेयर ECC से अधिक इफिशिएंट और इफेक्टिव हो ऐसे डिजाइन किया है, जिसमें प्रोसेसिंग टाइम कम होता है और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है और इसे बिजनेसेस की स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए कस्टमाइज भी किया जा सकता है। ये था इसके वर्जन रिलेटेड डिटेल्स। अब देखते हैं हम लोग इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। एक कंपनी जब अपनी कंपनी में एसएपी शुरू करने का इरादा रखती है तो वह कंपनी नॉर्मली एसएपी से सॉफ्टवेयर खरीदती है। सॉफ्टवेयर की कीमत यूजर्स की संख्या पर आधारित होती है। जैसे कंपनी सॉफ्टवेयर खरीदती है, उसे किसी और कंपनी से जैसे कि विप्रो या TCS को इम्प्लीमेंटेशन के लिए नियुक्त करती है, इम्प्लीमेंटेशन या कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो सिस्टम उनके कंपनी में। तो दोनों खरीदार और इम्प्लीमेंटर एसएपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को नियुक्त करते हैं। उन्हें कोर टीम मेंबर्स कहा जाता है। जो परचेसर कंपनी है, यानी कि हमारे एग्जांपल में है बोल्ट कंपनी, एंड जो इम्प्लीमेंटेशन कंपनी है वो हम लेते हैं TCS एग्जांपल के तौर पे। तो बोल्ट कंपनी उनकी तरफ से एक कोर टीम बनाती है जिन्हें करंट जो बिजनेस उनके कंपनी का चलता है उसका ब्लूप्रिंट बनाना होता है। एंड इम्प्लीमेंटेशन कंपनी की तरफ से भी कंसल्टेंट की एक टीम अपॉइंट की जाती है बोल्ट कंपनी में सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। बोल्ट कंपनी की कोर टीम कंपनी के प्रेजेंट बिजनेस को एनालाइज करती है और एसएपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोसेस डॉक्यूमेंट तैयार करती है। स्क्रीन पे जो परचेस कॉलम है उसमें परचेसर की कोर टीम है, यानी कि बोल्ट कंपनी की कोर टीम, एंड TCS के कॉलम में TCS के कंसल्टेंट की टीम है। अब अकाउंट मैनेजर जो भी प्रोसेस डॉक्यूमेंट बनाएगा उसे FI कंसल्टेंट के साथ उसे शेयर करना होगा। सिमिलरली कॉस्टिंग मैनेजर को CO कंसल्टेंट के साथ, परचेस मैनेजर को MM कंसल्टेंट के साथ,
सेल्स मैनेजर को एसडी कंसल्टेंट के साथ आईटी स्टाफ को बेसिस या एबएप कंसल्टेंट के साथ प्रोसेस डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे। एसएपी कंसल्टेंट कंपनी की प्रोसेस समझने के लिए प्रोसेस डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट्स एंड कोर टीम के साथ कई सारी मीटिंग के माध्यम से जानने के बाद प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। इस ब्लूप्रिंट में सभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को एसएपी से मैप किया जाएगा और एसएपी में लागू नहीं किए जाने वाले जो भी गैप्स है उन गैप्स को एनालाइज करने के बाद उसका सॉल्यूशन खोजा जाएगा। उसके बाद आती है बेसिस कंसल्टेंट की बारी। बेसिस कंसल्टेंट एसएपी को इंस्टॉल करेंगे और क्लाइंट नंबर बनाएंगे। बेसिस कंसल्टेंट द्वारा कम से कम 3 प्रकार के क्लाइंट बनाए जाएंगे। इसमें सिस्टम लैंडस्केप कहा जाता है। तो हम लोग ये एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सभी इंस्टॉलेशन एंड सेटअप कंप्लीट होने के बाद बेसिस कंसल्टेंट बिजनेस यूजर्स के लिए यूजर आईडी बनाएंगे और कंसल्टेंट के लिए भी यूजर आईडीज बनाएंगे ताकि काम शुरू किया जा सके। ये जो 3 क्लाइंट्स है जिसमें आप देख सकते हैं सबका क्लाइंट नंबर अलग है, सबका सर्वर नंबर अलग है, तो हम समझते हैं कि इनके बीच में क्या लिंक है एंड ये वर्क कैसे करता है। डेवलपमेंट क्लाइंट का मतलब होता है कंसल्टिंग कंपनी जिसमें सारे कंसल्टेंट रहेंगे। हमारे केस में ये है टीसीएस कंपनी। टीसीएस कंपनी की कंसल्टेंट है डेवलपमेंट सेक्शन में, यानी कि क्लाइंट 800 है। उसके बाद है क्वालिटी सेक्शन में जो क्लाइंट नंबर है 700, इसमें है कोर टीम। ये कोर टीम है बोल्ट कंपनी की तरफ से। तो बोल्ट कंपनी के टीम मेंबर्स क्वालिटी सेक्शन में आते हैं एंड आखिर में आते हैं एंड यूजर्स। तो अभी ध्यान से समझ लीजिए, डेवलपमेंट के सेक्शन में इनेबल लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, वैसे ही क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ये दोनों सेक्शन में डिसेबल लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो कुछ भी सिस्टम में चेंजेस करने हैं या मॉडिफिकेशंस करने हैं उसकी अथॉरिटी ओनली डेवलपमेंट सेक्शन यानी कि कंसल्टेंट को है। क्वालिटी एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज नहीं कर सकते। डेवलपमेंट सेक्शन ब्लूप्रिंट के आधार पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, कस्टमाइज करता है एंड वो चेक करने के लिए डेटा ट्रांसफर करता है क्वालिटी टीम को। क्वालिटी टीम यानी कि कोर टीम। तो कोर टीम उसको चेक करती है। अगर कोर टीम को उस सिस्टम में कुछ एरर्स मिलते हैं या फिर कुछ अधूरा काम लगता है, कुछ मिसिंग लगता है, तो उस केस में क्वालिटी टीम डेवलपमेंट टीम को डेटा रिटर्न करती है और उनको सारे एरर्स और जो कुछ भी डेटा मिसिंग है उसके बारे में रिपोर्ट करती है। फिर से डेवलपमेंट टीम उस डेटा को कस्टमाइज करती है जैसे रिक्वायरमेंट्स आई है उनके पास उसके हिसाब से, एंड फिर से वो डेटा क्वालिटी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करती है क्लाइंट 700 को। तो फिर से क्लाइंट 700 में जो हमारी कोर टीम है फिर से उसको एनालाइज करती है, फिर से उस पर स्टडी करती है, टेस्टिंग करती है। अगर इस बार सब कुछ ओके लगता है उस डेटा को प्रोडक्शन टीम की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। जब तक सब कुछ सही नहीं लगता तब तक क्वालिटी टीम डेटा को आगे ट्रांसफ़र नहीं करती। एक बार डेटा प्रोडक्शन टीम में आ गया तो वो डेटा अगर उसमें कुछ एरर मिलता है प्रोडक्शन टीम को, यानी कि क्लाइंट 600 को कुछ एरर्स मिलते हैं या उनको भी कुछ अधूरा काम लगता है उसमें, तो जैसे क्वालिटी टीम ने डेटा रिटर्न भेजा था कंसल्टेंट को यानी कि डेवलपमेंट को, उस तरह प्रोडक्शन टीम से कोई भी डेटा रिटर्न नहीं जा सकता डेवलपमेंट की तरफ। इसके लिए सारी रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट टीम को कॉन्टैक्ट करके उन्हें बतानी पड़ती है। उसके बाद डेवलपमेंट टीम को एक फ्रेश डेटा बनाना पड़ता है। फिर से वो डेटा क्वालिटी टीम को ट्रांसफ़र किया जाता है। क्वालिटी टीम में टेस्टिंग होने के बाद उसको प्रोडक्शन की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है एंड सब कुछ ओके होने के बाद वो डेटा लाइव कर दिया जाता है। हमारी केस में स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, गो लाइव डेट 1 जनवरी 2023 के है। इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर 1 जनवरी 2023 से लाइव होना है, मतलब 1 जनवरी 2023 से काम स्टार्ट होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 ये इनकी डेडलाइन है। समझ लीजिए कि ये काम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, एनालाइज करना, सब कुछ ये काम स्टार्ट हुआ था नवंबर 2022 में। 2 महीने इनको टाइम लगा सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करने के लिए, बिजनेस की नीड जैसे उसकी तरह। एंड 1 तारीख से इन्होंने 1 जनवरी 2023 से डेटा को लाइव कर दिया, सॉफ्टवेयर को लाइव कर दिया। तो काम स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से। उसके बाद 31 जनवरी तक इस सॉफ्टवेयर में, मतलब ये 1 महीने में, पूरे महीने में अगर कुछ भी एरर आता है सिस्टम में या कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो इसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कंसल्टिंग कंपनी की, यानी कि हमारे एग्जांपल में है टीसीएस। तो टीसीएस कंपनी को वो एरर सॉल्व करके देना पड़ता है उनके कंसल्टेंट के थ्रू जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। सिमिलरली 31 जनवरी तक जो कंसल्टिंग कंपनी है उसको सपोर्ट टीम को, कंपनी की जो सपोर्ट टीम है उनको डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, पूरा सिस्टम का ब्लूप्रिंट वगैरह
जिस आधार पे ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। सपोर्ट टीम वो होती है जो कंपनी की खुद की एक कंसल्टिंग टीम बनानी पड़ती है हायरिंग करके। आफ्टर 31 जनवरी 1 फरवरी से अगर कोई भी इशू आता है सिस्टम में तो उसे हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सपोर्ट कंसल्टेंट की। यहाँ पे TCS का काम खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो 1 फरवरी से जो कुछ भी काम करना है वो करना है सपोर्ट कंसल्टेंट को, जो कि खुद के कंपनी के रहेंगे। SAP लॉग ऑन अपने सिस्टम में कैसे लॉगिन करें, इसके लिए क्लाइंट से कौन से क्रीडेंशियल्स मांगने पड़ते हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको क्लाइंट से एप्लीकेशन सर्वर यानी कि IP एड्रेस मांगना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टेंस नंबर एक रहता है वो भी मांगना पड़ेगा एंड सिस्टम ID मांगनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ हम यूज़ करके कैसे सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं ये आने वाले सेशंस में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने SAP के बारे में बात की है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको SAP के बारे में कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों SAP एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिमांडिंग फील्ड है। अगर आप अपने करियर को एक नए मोड़ देना चाहते हैं, इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए एंड उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।